हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़ चुके हैं और जो लोग पुराने जुड़ चुके हैं, वे दूसरों को भी शेयर कर दें, उन्हें भी बता दें कि अभिमन्यु बैच के माध्यम से प्रवीण सर इस समय बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप भी चलिए, आप भी ज्वाइन कीजिए और आप भी अपनी तैयारी को और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके प्रश्न कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। इसलिए बढ़ जाती हैं गलत होने की, क्योंकि आपका रिवीजन अगर सही से नहीं हुआ होता है। तो आइए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, वो है एक तरीके से साइकोलॉजी से। जैसे कि बात करते हैं, पहले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। और ऑप्शन कहता है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है और क्वेश्चन में कि बाल विकास का एक सिद्धांत है, मतलब इन चारों में से अगर देखा जाए तो कौन सा सिद्धांत है जो इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करते हैं, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन कहता है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। कुछ छात्रों ने इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिया है और कुछ छात्रों ने इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिया और कुछ छात्र इस बात की सोच रहे हैं कि हम कौन से ऑप्शन को लगाएं। देखिए, अगर आप तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका तुक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं तुक्का नहीं लगता है। ठीक है, अगर तुक्का लगता होता तो आप सोचिए कि आपको एक तरीके से क्वेश्चन यानी कि तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़ती, आराम से आपका तुक्का में सही हो जाता। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रश्न के, मतलब इसके उत्तर के बारे में। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए दोस्तों, अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो ये अपेक्षा हमसे कर रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि शिक्षण का विकास परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, पहला ऑप्शन कहता है कि कठोर अनुशासन अब बनाए रखने वाले बने, और क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग या जांच करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में हो। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग, जिसको आ रहा है, और जिसको यदि नहीं आ रहा है तो वे लोग भी एक बार प्रयास कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग। ये रहा आपके समक्ष विकल्प, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों दूसरा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। और उसने निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया हुआ है। वैसे प्रश्न काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आपको उत्तर देना है तो आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है विकास निरंतर निरंतरीय होता है और होता रहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है।
और चौथा ऑप्शन कहता है कि विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, हमें जल्दी से इसका आंसर बताइए। और बहुत सारे छात्र इसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं उनका सही होता है कि नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। जल्दी से इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। आप सभी लोगों के प्रश्नों का मतलब एक तरीके से उत्तर का हमें इंतजार है। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है एक तरीके से, दूसरा ऑप्शन कहता है, सॉरी, इसमें क्या क्या बातें हैं एक बार फिर से, एक बार थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसकी वजह से। चलिए इसको चलिए बात करते हैं कि इसका सॉरी, फिर से एक बार विकल्प मैं पढ़ना चाहूँगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि बहुबुद्धि शिक्षार्थी को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि व्यवहारिक यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। बहुत सारे छात्र इसका प्रयास कर रहे हैं इसका आंसर देने के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताते चलिए, जल्दी से इसका आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अब कुछ छात्रों ने सोचा था कि यहाँ पर केवल है, इसलिए हमें क्या कर देना है, पहला तो गलत कर देना है। तो कई बार क्या होता है कि पहला वाला भी सही हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप सोचे कि कई बार क्या होता है केवल वाले भी प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आप 100% ना माना करें, 99% ही ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं, 1% कई बार संभावनाएं बनी रहती हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती हैं निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को यह बताने की अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। और बहुत सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं, फटाफट आप लोग देते रहिए। यदि आ रहा है तो भी दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी दीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताते चलिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। कुछ लोग प्रयास करने में जुटे हुए हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कौन सा इसका आंसर हम लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने तीसरा लगाया है तो बिल्कुल आप लोग राइट हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है? अगले प्रश्न के बारे में यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। और चौथा ऑप्शन कहता है विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि क्या आंसर करें। देखिए आप लोग आंसर करते चलिए, आपके सभी छात्रों के आंसर का हमें जवाब है, इंतजार है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करते चलिए, जल्दी से इसका आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करते चलिए, जल्दी से इसका आंसर करते चलिए। थोड़ा से आप लोग धैर्य बनाए रखिए।
थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ कैमरे की। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक हो गया होगा। चलिए 1 मिनट दोस्तों। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास जो होता है सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है विकास हमेशा रेखीय होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग आराम से दे सकते हैं। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दे सकते हैं। आप सभी साथियों के जवाब का हमें इंतजार है। बहुत सारे छात्र आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है जो आप लोग इतना समय निकाल कर आते हैं। क्योंकि एक तरीके से क्या होता है, बहुत सारे काम आप सभी लोगों के पास ज़रूर होते होंगे। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, और सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा विल बी राइट दोस्तों। क्योंकि विकास जो होता है, विकास की दर अगर देखा जाए तो सबकी समान नहीं होती है। ठीक है, किसी की जल्दी होती है, किसी की धीमे होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। सॉरी, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। और तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए। और बहुत सारे छात्र इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र गलत भी हो रहे हैं। बस एक आध छात्र हो सकता है सही हो पाए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है जवाब दे रहे हैं। प्रयास करना ही हमारे जीवन का सबसे अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं कि यदि हम जीवन में प्रयास करते हैं तो हम ज़रूर आगे बढ़ते हैं। गलत करते हैं फिर भी एक दिन सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन कहता है निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन कहता है एकीकरण का सिद्धांत। और यहीं पर चौथा ऑप्शन कहता है अंतः क्रिया का सिद्धांत। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न को भी सॉल्व करने में कहीं ना कहीं अपनी मुख्य भूमिका जरूर निभाएंगे। जल्दी से इसका उत्तर देते रहिए, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। या किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। और कुछ छात्रों ने इसका आंसर दिया है और उस छात्र बिल्कुल राइट हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहिए।
यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए आप लोग फटाफट। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, दूसरा ऑप्शन कहता है सामान्य से विशिष्ट, और तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतिवर्ती, और चौथा ऑप्शन कहता है निरंतरता। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। यह रख दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, प्रतिवर्ती हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती नामक चीज़ें हमने आपको कहीं पर नहीं बताया है। ठीक है, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। चलिए, बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न के बारे में यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन कहता है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। कुछ लोग आते हैं 1-2 मिनट के लिए जो कि चले जाते हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। जाना नहीं है, अंतिम तक रुकना है, क्योंकि आपके ही काम की चीज़ें हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जल्दी से इसका जवाब आप लोग से साझा करिए दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए, कुछ लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न किस प्रकार की अपेक्षा हमसे कर रहा है। अगर यहीं पर देखा जाए अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए मेरे प्रियजनों, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए। फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। और कुछ छात्र इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल आप लोग जिस तरह से आंसर दे रहे हैं, बहुत ही जल्द आप लोगों का सही होने वाला है। बिल्कुल, जिन लोगों ने देखा है कि चौथा सही हो रहा है, वे लोग सभी दे रहे हैं और सभी का सही है। तो सभी का सही है, चौथा ऑप्शन सही है। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है? वो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है मेरे प्रिय साथियों कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी देकर शिक्षा देता है। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रकृति को जानवर शिक्षा देता है। वाह भाई, अद्भुत ऑप्शन कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कहता है आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। पहला ऑप्शन कहता है ए, दूसरा ऑप्शन कहता है बी और सी, तीसरा ऑप्शन कहता है कि ए और सी, और चौथा ऑप्शन कहता है कि आप हमें बता दीजिए क्या ये चारों सही हैं। शिक्षक जो है, मतलब एक टीचर जो है, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान
बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की कैसी शिक्षा देता है? अच्छा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। जल्दी से इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा से मैं गलत पढ़ दिया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था प्रकृति को जानकर, मैंने शायद गलत पढ़ दिया था। ठीक है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग अब दे लेंगे। ठीक है, शायद मैंने गलती, सॉरी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है। दूसरी बात करते हैं, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। बिल्कुल, प्रकृति को जानना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी लेकर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे द्वारा, वैसे तो आप लोग बड़े हैं लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, जब भी हमारे यहाँ एडमिशन लेने आप आते हैं, ठीक है, या आप आए होंगे, तो आपसे बहुत कुछ पूछा गया होगा कि आपने इसके पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिया हुआ और क्या परेशानियाँ आ रही हैं, और कैसी सारी चीज़ें, कैसा एनवायरनमेंट है, कितने घंटे आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, कितना आपको टाइम मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा पूछी गई होंगी। कहीं न कहीं ये सारी बातें आपसे जानकारी ली गई होंगी, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप भी जब टीचर बनेंगे तो आप भी ऐसा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि भाई अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न के बारे में यदि देखा जाए तो बाल शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कह रहा है इस प्रश्न में, शिक्षा जो है मनोविज्ञान एक विज्ञान है। वाह भाई, बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव व्यवहार का विज्ञान है, मानव सिद्धांतों का विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का विज्ञान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, तो इसमें से कौन सा विज्ञान है? बताइए आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। और कुछ लोग, जो लोग हमारी पहली क्लास अटेंड किए होंगे, उनको हमने इसके बारे में बताया हुआ है और वे लोग आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर वे लोग ज़्यादा सोचेंगे तो फिर इसका उत्तर तो गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, वो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगले प्रश्न के बारे में यदि यह देखा जाए तो कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है यह बताता है कि शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। परस्पर संबंध के सिद्धांत में, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन कहता है एकीकरण, और चौथा ऑप्शन कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत। जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए। आप सभी लोगों के विकल्प को मैं देख रहा हूँ, फटाफट आंसर आप लोग करते चलिए, जल्दी से आंसर साझा करते चलिए। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे छात्र हमारे जवाब देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहिए। आज मैं किसी का नेम नहीं लेने वाला हूं, कल से आप सभी लोगों का नेम लिया जाएगा, जितने लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जिन छात्रों ने पहला ऑप्शन दिया है वे लोग बिल्कुल राइट हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा यह बताता है कि, फिर से एक बार, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और तथा यह बताता है कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। जल्दी से इसका जवाब आप लोग साझा करिए। आप लोग फटाफट आंसर करते चलिए। यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी तो जवाब देना चाहिए। ठीक है, प्रयास तो करना चाहिए, यानी कि एक प्रयास तो बनता है। जल्दी से प्रयास करिए। और कुछ लोग लाइक नहीं कर देते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात। जल्दी से लाइक करिए आप लोग। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ कौन लोग लाइक कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं।
फटाफट लाइक वगैरह करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और यह बताता है कि शिक्षा के कौन-कौन से उद्देश्य निर्धारित करें। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो इसका जवाब कुछ लोगों ने दे दिया है, इसका जवाब कुछ लोगों ने दे दिया है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और यह बताता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। कहाँ तक संभव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी छात्र का यह उत्तर गलत होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर गलत होता है, तो उसके ऊपर कुछ फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फाइन लगा दिया जाएगा। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर जवाब देखता हूँ। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। मतलब कौन सी चीज़ें इसमें हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक तो है, लेकिन वो आंतरिक कारक है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक कारक की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धि, दूसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक कारक और तीसरा ऑप्शन कहता है अनुवांशिक कारण। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए। और कुछ छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कुछ छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। मतलब कौन सा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित तो करता है, लेकिन इंटरनल फैक्टर कौन सा है ये आपको बताना है। कुछ छात्रों ने इसका आंसर लगा दिया है, कुछ छात्रों ने इसका आंसर लगा दिया है, तो मुझे भी उनके समर्थन में चला जाना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। अगर देखा जाए तो माइंड यानी कि बुद्धि भी एक कारक है, बिल्कुल सत्य बात है। शारीरिक भी अगर देखा जाए तो एक कारक है और अनुवांशिक भी देखा जाए तो एक कारक है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से समझ में आ गई हैं, यानी कि आप सभी लोगों तक पहुंच गई हैं और आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से एक बार यस करिए कि यस सर हमें समझ में आ गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। फिर से क्वेश्चन में पढ़ना चाहूँगा एक बार, ताकि आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। देखिए यहाँ पर बाह्य कारक पूछ रहा है, इसके पहले इंटरनल कारक पूछा गया था, फैक्टर पूछा गया था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। मुझे लगता है कि एक बार टाइम देखना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ फिर भी आधे घंटे की तो क्लास रहेगी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो एक दो दिन मान के चलिए आधे घंटे की क्लास होगी, फिर उसके बाद तो ये मान के चलिए कम से कम 40 मिनट की क्लास जरूर होगी। चलिए कुछ छात्रों ने इसका आंसर साझा कर दिया है। बिल्कुल, यदि आप लोगों ने चौथा लगा दिया है तो बिल्कुल आप लोग राइट हैं कि निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो बाह्य कारक है वो है आपका आर्थिक स्थिति भी है। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वे अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं पा पाते हैं, कुल मिलाकर उन्हें शिक्षा सही नहीं मिल पाती है। फिर सामाजिक स्थिति में भी आप देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एससी और एसटी वर्ग के लोग होते हैं वे कहीं ना कहीं पहले सामाजिक स्थिति से पिछड़े हुए थे, और जिसके कारण भारत सरकार ने क्या दिया, आरक्षण की व्यवस्था दिया था। और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक स्थिति में आपने देखा कि जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनको भी आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया, ताकि उनका विकास बेहतर हो सके, ताकि उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए, यानी कि अच्छी शिक्षा मिल पाए या अच्छी चीज़ें मिल पाएँ। और जीवन की घटनाएं भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, बाल विकास को प्रभावित करती हैं या करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
कि अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की बातें कह रहा है, मतलब कहने का किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा मेरे प्रियजनों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से विकलांग बालक का, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रियजनों। चलिए इसके जवाब के बारे में देख लेते हैं। ये होगा हमारा लास्ट प्रश्न होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से इसका विकास मतलब कह रहा है कि विकास किसका अधिक होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न जो बालक होगा उसका अगर देखा जाए तो विकास बहुत अच्छा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसका बी ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल भी लोग सही हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको टिक करना चाहूँगा ताकि आपके जो समस्या हो कम हो सके। चलिए आज के लास्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या होगा? बाल विकास का समय हो चुका है, लेकिन लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमें यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान क्रम दिखाई देता है, कि दिखाई पड़ता है? पहला ऑप्शन कहता है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन कहता है एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कुछ छात्र इसका आंसर देने लगे हैं, बिल्कुल फटाफट देते चलिए, और जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब क्लास को स्थगित करूंगा। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगेगी तो आप लोग जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यस सर आज की क्लास मुझे अच्छी लगी। और आज की ही नहीं, जब भी आपको क्लास में अगर कोई क्लास अच्छी लगती है तो उसको आप ज़रूर एक बार लाइक डिसलाइक तो कर ही दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। हाँ, एक और बात है, यदि आपको लगता है कि कुछ सुझाव देना है, आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो एक बार ज़रूर आप लोग सुझाव दीजिए, आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग इसी तरह से सारे प्रश्न को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो आज का जो ये लास्ट प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट तो करके ही जाइएगा कि हाँ सर हमें क्लास बेहतर लगी। और एक और बातें, दूसरों को भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है इस तरह की क्लास को प्रोवाइड कराने में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है तभी इस तरह की क्लास आप तक पहुंच पाती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। इस समय घड़ी में हो चुके हैं 10:30 के आसपास। चलिए क्लास को स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।